आप सभी का स्वागत है एग्जामिनेशन बुद्धा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इन्फोर्समेंट दरोगा का जो है रिवीजन सेट नंबर 4 करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस सिर्फ इन्फोर्समेंट दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जामिनेशन हैं, बिहार एसआई मेंस का हो या बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस सबके लिए इक्वल है। आज के क्वेश्चन सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो कट ऑफ होगा वह 21 का होगा। तो चलिए इन 25 बेहद शानदार प्रश्नों और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप भी हमारे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज दिया जाएगा। तो चलिए ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? आसान प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसरो की स्थापना हुई थी, जब तक के लिए आप कुछ ऑप्शंस देखें, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और अभी जो प्रेजेंट में इसरो के चेयरमैन है वो है के सिवन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट का बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? यहाँ पर बताना है आपको कि जो बाकी ऑप्शन है इसमें से कौन गार्डन नहीं है एक तरह का। ऑप्शन ए हैंगिंग गार्डन्स, ईडन गार्डन्स, वृंदावन गार्डन्स और खुसरो गार्डन्स। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। आसान प्रश्न है। ईडन गार्डन जो है यह एक क्रिकेट स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसे बाल लिंग अनुपात कहते हैं, किस राज्य में सबसे कम है? 2001 की सेंसस की बात करें अगर हम, 2001 जनगणना में बाल लिंग अनुपात जो था वह था 927, जबकि 2011 की सेंसस में इसमें क्या हुआ है? तो इसमें यह हुआ है कि यह चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वह घट के 919 पे आ गया, जो कि हमारे लिए कंसर्न है। यह आपको फिगर अच्छे से पता होना चाहिए। चाइल्ड सेक्स रेशियो 2001 की जनगणना में 927 था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार यह अब 919 हो चुका है। नौ सौ उन्नीस, जिसमें जो सबसे कम जो है, अगर राज्यों की बात करें, सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है हरियाणा में। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। हरियाणा में कितना है? तो 880 के करीब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत रत्न का जो पुरस्कार मिलता है उसका जो डिजाइन होता है किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। जब तक आप ऑप्शंस देखें, भारत रत्न से जुड़े कुछ फैक्ट्स को हम देखते हैं। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? वो है इंदिरा गांधी। हमने कल के भी प्रैक्टिस सेट में यह किया था। पहली म्यूजिशियन कौन है जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था? वह है एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बालक्ष्मी है जिन्हें भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी। ये फर्स्ट म्यूजिशियन है जिन्हें दिया गया था, और ये तमिलनाडु की रहने वाली है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत रत्न का जो डिजाइन है वह पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया। फोर्थ का बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रिवीजन जरूर कर लेंगे। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह प्रश्न आसान है, आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। बिहू त्योहार के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जो बिहू फेस्टिवल होता है, इसे जो है न्यू ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। असमीज न्यू ईयर फेस्टिवल के तौर पे इसे मनाते हैं असम के लोग, और ये जनरली सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होता है। असम की बात करें तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वह है 958। असम किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? असम बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। असम हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? जलाशय से यहाँ मतलब है रिजर्वोयर। तो इंदिरा गांधी कैनाल, जब तक आप ऑप्शंस को देखकर उत्तर करें,
इंदिरा गांधी कैनाल से कुछ जुड़े फैक्ट्स को देखते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल जो है इंडिया का यह लॉन्गेस्ट कैनाल है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया कौन है, तो सबसे लंबी नहर है वह इंदिरा गांधी कैनाल। और यहाँ पर जो है ये रिजर्वायर बनाया गया है किस नदी पर? यह बनाया गया है सतलज पर। ऑप्शन ए यह करेक्ट है। इसको आप बिल्कुल जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इसमें अक्सर लोग जो है गलती करते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वह कितना लंबा है? तो यह 649 किलोमीटर लंबा है और यह जो है राजस्थान से होते हुए पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। सबसे ज़्यादा जो भाग है वह कहाँ है? तो राजस्थान में 690 माफ कीजिएगा 649 किलोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय उत्तर ध्रुव आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ऑप्शंस देखें और इसके आप उत्तर बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब तक आप इसका उत्तर दें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हम डिस्कस करते हैं। ये जो इंडियन नॉर्थ पोल आर्कटिक मिशन, यह है दो चीज़ें हैं। एक तो है आर्कटिक मिशन और दूसरा है अंटार्कटिका मिशन। अंटार्कटिका पे जहाँ पर हमारा रिसर्च स्टेशन है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है आर्कटिक अभियान के बारे में, आर्कटिक मिशन के बारे में। तो आर्कटिक मिशन जो है, पहले हम इंडिया के जो है आर्कटिक मिशन और अंटार्कटिक मिशन के नाम को जानते हैं। आर्कटिक मिशन जो है यहाँ पर इसका नाम है हिमाद्री। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हिमाद्री जो है वह आर्कटिक मिशन है। और अगर अंटार्कटिक मिशन की बात करें तो अंटार्कटिक मिशन है हमारा इंडिया का जो है दो रिसर्च सेंटर है। जो हिमाद्री है वह परमानेंट रिसर्च सेंटर है। यह कहाँ पर है? नॉर्वे में। और अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर जो है वह है मैत्री और भारती। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला भारतीय उत्तर ध्रुव आर्कटिक अभियान जो है वह स्टार्ट हुआ था 2007 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हिमाद्री जो है वो ऑपरेशनल हुआ था। हिमाद्री क्या है? परमानेंट रिसर्च सेंटर इन नॉर्वे, इंडिया का है ये आर्कटिक मिशन के लिए। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य बावरियों के लिए प्रसिद्ध है? आप ऑप्शंस देखिए। जब तक आप ऑप्शन देखते हैं हम बात करते हैं रानी की वाव के बारे में। रानी की वाव क्या है? यह भी एक बावड़ी है जो कि यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था 2014 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है रानी की वाव। और कौन से रुपए के नोट पर जो है रानी की वाव प्रिंटेड है? आप हमें यह जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था 2018 में। कौन से नोट पे रानी की वाव जो है प्रिंटेड है? यहाँ जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात जो है बावड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? ऑप्शन देखिए और आप बताएं कि इनमें से कौन सा जो है वह जिससे जो है किसी भी बड़े शहर की वायु स्पेशली प्रदूषित होती है, पॉल्यूटेड होती है। तो इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा, लेड। यह जो होता है एयर में क्या होता है, काफ़ी टाइम तक रहता है डस्ट के सहारे और यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर लंग्स को काफ़ी डैमेज करता है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। धूम कोहरा जिसे स्मॉग कहते हैं, यह किसके संयोजन से बनता है? स्मॉग जो होता है वह किसके कंपोजिशन से बनता है? आप ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर करें। स्मॉग जो होता है वह क्या होता है? एक तरह का एयर पॉल्यूशन होता है जिसमें स्मोक और फॉग जो है वो मिक्स हो जाते हैं। धुआं और कोहरा, ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगर आपसे फोटोकेमिकल स्मॉग पूछा जाए, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग तब प्रोड्यूस होता है जब सनलाइट जो है रिएक्ट करता है नाइट्रस ऑक्साइड से। उस केस में जो है फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू जो है इकोलॉजिकल बैलेंस मनुष्य बना सकता है?
आपको 3 से 4 सेकंड का पॉज दिया जा रहा है, आप ऑप्शंस देखिए और इसका उत्तर कीजिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोस्कोपिक बैलेंस ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। बैलेंस जब तक नहीं रहेगा तब तक हम इकोलॉजिकल बैलेंस को मनुष्य से बराबर नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन मतलब वर्ल्ड वाइड वार्मिंग। वर्ल्ड वाइड वार्मिंग से क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से जो है समुद्र का स्तर में वृद्धि होती है, ऑफ कोर्स जो सी वाटर लेवल है वो राइज हो रहा है। हमारे क्रॉप का जो साइकिल है वो बदल रहा है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, और जो है कोस्टल लाइन में चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन है वो सारे के सारे सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जल में क्या मिलाने से उसकी कठोरता समाप्त की जा सकती है? व्हाट कैन बी एडेड टू वाटर टू रिड्यूस इट्स हार्डनेस? आप ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर बताएं। पहली बात, जो जल में स्थायी कठोरता होती है, टेम्पररी हार्डनेस, वो क्यों होती है? तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से होती है, और उसके साथ साथ अगर सल्फेट के जो आयंस होते हैं उनके मिक्स रहने की वजह से वह जो है टेम्पररी हार्डनेस होती है। तो इसको हटाने का तरीका होता है कि सोडियम कार्बोनेट को अगर आप क्या करें, उसमें मिला दें। सोडियम कार्बोनेट से आप इसको क्या कर सकते हैं, टेम्पररी हार्डनेस को हटा सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको हम इक्वेशन के थ्रू देखें तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस सोडियम कार्बोनेट आप मिलाएंगे इसमें अगर Na2CO3, तो यह रिएक्ट करके आपको मिल जाएगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साथ के साथ मिलेगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको आप फिल्टर कर ले, छान ले, और छान कर पानी की जो कठोरता है उसको समाप्त कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि जो पानी में कठोरता होती है किसकी वजह से होती है, तो वह होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के CaCl2 MgCl2 के क्लोराइड से जो है पानी की कठोरता होती है। आपसे प्रश्न ये एग्जाम में पूछ भी सकता है कि पानी की जो कठोरता है, जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, वो किन की वजह से होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? एलॉयज की जो है प्रॉपर्टीज इसमें से क्या नहीं है? आप ऑप्शंस देखिए और बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलॉयज कंपाउंड नहीं होते। निम्न में से किस पद्धति से ऑक्सीजन तैयार की जाती है? माफ कीजिएगा, जो क्वेश्चन है इसमें तैयार नहीं की जा सकती है। नहीं वर्ड जो है यहाँ मिस प्रिंट है। तो यह प्रश्न जो बनता है, निम्न में से किस पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं की जा सकती है? आप ऑप्शंस देखें, थोड़ा टाइम लें और इसका करेक्ट आंसर करें। आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज दिया जा रहा है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन के जो है यह, इससे ऑक्सीजन हमें तैयार नहीं कर सकते हैं। इस ऑप्शन में एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आपसे अगर पूछा जाए ये प्रश्न कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है उसमें ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस मेथड का। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करते हैं। महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? द्रव ईंधन, संवेदन हारक, फॉस्जीन उत्पन्न करता है, या अग्निशामक? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल होता है डाई के तौर पे, लिक्विड फ्यूल के तौर पे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट है।
द्रव ईंधन और संवेदन हारक। अगला प्रश्न देखते हैं, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। पीडीए एग्जांपल्स क्या है? तो हमारा सेनफोल जो है यह एक तरह का पीडीए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, किस उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है? वह क्या है? आप ऑप्शन में से बताएं, लैन, मैन, वैन या टैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी शहर या नगर में जो है स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, साइबर कैफ़े में एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, और उस कंप्यूटर से सारे केबिन्स में जो है उसके पास अगर 5 लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं तो उसमें वो इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है। यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ होता है वह टेक्निक यूज़ करते हैं लैन का, या जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें भी लैन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ईएनटी डॉक्टर्स, आप अगर आपने कहीं विजिट किया है तो उनके पास जो मिरर होता है वह एक तरह का कनकेव मिरर होता है, कनकेविटी होती है उसमें। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। डीएनए के कोडकरण खंड, जिसे कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कोडिंग सीक्वेंस का नाम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सेट में जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवीजन के तौर पे रख सकते हैं। जब तक आप इसका उत्तर करें, डीएनए के फैक्ट्स कुछ थोड़ा हम देखते हैं। डीएनए जो है यह डिस्कवर किया गया था जेम्स वॉटसन के द्वारा। डीएनए जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो डीएनए इज अ मेड ऑफ मॉलिक्यूल, जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? तो एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजन बेस होता है। और नाइट्रोजन की बेस की बात करें तो 4 टाइप का जो है नाइट्रोजन बेस होता है, ATGC, एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ATGC। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो कोडिंग सीक्वेंस को कहते हैं हम एक्सॉन कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वसा, फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है? फैट सॉल्युबल विटामिन पूछा गया है आपसे। निम्न में इसका ऑप्शन देखिए और बताएं कि इसमें से सही करेक्ट आंसर कौन सा है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वह होते हैं ए, डी, ई और के। फैट सॉल्युबल होने का मतलब यह होता है कि दे कैन बी इजिली स्टोर्ड इन आवर बॉडी, यह मनुष्य के शरीर में जाकर स्टोर हो जाते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन, जैसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टोकोफेरॉल। ये केमिकल नेम्स है। ये जो है वाटर सॉल्युबल, माफ कीजिएगा, फैट सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम का उत्पादन किससे होता है? जब तक आप इसका ऑप्शंस देखें, सिल्क से जुड़े कुछ बातों को हम देखते हैं। सिल्क क्या होता है? रेशम जिसे कहते हैं यह एक नेचुरल प्रोटीन होता है। सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन फाइबर कहते हैं इसको। यह प्रोड्यूस कैसे होता है? तो यह इसका प्रोडक्शन होता है लार्वे ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स, जैसे कि कैटरपिलर्स और मोथ्स। कैटरपिलर और मोथ्स के लार्वा से जो है इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन यहाँ सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा, 22 का सी। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कटीला चींटीखोर। थॉर्नी एंड टीटर जो है वह अंडा देने वाला स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ऑप्शंस देखिए और आप इसका उत्तर करें।
जब तक आप इसका आंसर करें, कुछ ट्रांसफार्मर से जुड़े फैक्ट्स को जान जाते हैं। ट्रांसफार्मर जो है सबसे पहले यह इसका आविष्कार हुआ था 1830 में। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है ओटो ब्लाथी। 1830 में इसका हुआ था आविष्कार, और इसका आविष्कार किया था ओटो ब्लाथी और कैरोली, और एक और नाम है जिसका नाम है मिस्का डेरी। पर जो सबसे पॉपुलर नाम हमेशा क्वेश्चन पूछा था वो होता है ओटो ब्लाथी। आप उत्तर करेंगे। ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। म्यूचुअल इंडक्शन। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर काम करता है केवल अल्टरनेटिंग करंट से, प्रत्यावर्ती धारा से। ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। अगला और जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, वो देखते हैं। पृथ्वी पर किसी पिंड मतलब ऑब्जेक्ट का अधिकतम भार कहाँ होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर किसी ऑब्जेक्ट का न्यूनतम भार कहाँ होता है, तो न्यूनतम भार हमेशा होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे। पृथ्वी के केंद्र पर होता है न्यूनतम भार। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम होता है ध्रुवों पर, मतलब पोल्स पर होता है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हमने 25 प्रश्नों का शानदार प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। आप इनको सॉल्व करें, आपसे कोई गलती हुई तो इसको रिवीजन करें, और जो भी पॉइंट है उनको रिवीजन करते रहें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन बुद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक अंतिम सूचना है। बीपीएससी का टेस्ट सीरीज एग्जामिनेशन बुद्धा के द्वारा चलाया जा रहा है। जिनको ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाएं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।